कुछ ऐसे हिंट जरूर मिल रहे हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स में अभी भी काफी जान बाकी है, कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी भी कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि मुज़ाकरात से या नेगोशिएशन से पहले कौन उठ के जा रहा है। जो ये खबर दी है लॉरी वॉटकिंस ने, कई सारे पाकिस्तानी भी गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी कोशिशें पूरी जारी रखे हुए है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि वो लिमिटेड स्ट्राइक्स दोबारा से ईरान के खिलाफ शुरू कर दें, और उनके दिमाग में ये वाली चीज भी पक रही है। पर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसके ऊपर बड़ा नेगेटिवली उन्होंने भी एक रिएक्शन दिया है कि अगर ऐसा होगा तो जितने जो पोर्ट्स हैं, जो सी पोर्ट्स हैं इस रीजन के, वो सेफ नहीं रहेंगे। मैं इसको खासतौर के लिए दुबई पोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग समझ रही हूँ। असल में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान को सऊदी अरेबिया से काफी हद तक ईरान की दोस्ती हो गई है, जिसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। लेकिन जो ईरान और यूएई वाला मामला है वो वहीं का वहीं है कि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो एक्शन, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हर मुल्क आए और यहाँ पर एक्शन करे, उनका कोई साथ अभी भी नहीं दे रहा। बल्कि पोप लियो से एक नया मसला बन पड़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि अब ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की भी बेहुरमती की है, उनकी भी डिसरिस्पेक्ट कर दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। फिर इस्लामाबाद टॉक्स बगैर किसी कंक्लूजन के फेल हो गई हैं और जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट चले गए हैं। लेकिन मेरे अपने प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएस कमेंटेटर लॉरी वॉटकिंस आई और उन्होंने ये कहा, उनकी खबर है, बकौल उनके कुछ और लोगों ने भी इस तरह की कुछ मिलती जुलती खबरें दी हैं, और उन्होंने बड़ी एक सरप्राइजिंग बात ये वाली कही कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ अभी भी पाकिस्तान में हैं, और इसका मतलब ये कि जो टॉक्स हैं या जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान उनको अभी भी बैक कर रहा है, कोशिश पूरी हो रही है कि नेगोशिएशंस चलती रहें। अच्छा, ये बात, ये खबर तो गोया ये कि मेरे शो पे ये कह के गई हैं लॉरी वॉटकिंस, बट आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ ऑल्सो से कि जहां जहां से मुझे इस तरह की खबर की एक कंफर्मेशन मिली है, ये बात करना जरूरी है। मुझे भी कुछ ऐसे हिंट जरूर मिल रहे हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स में अभी भी काफी जान बाकी है, अभी भी टॉक्स में से पूरी जो आप जिसे कहते हैं ना कि होप खत्म नहीं हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप धमकियां अपनी दे रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उन्होंने नई ताजा धमकी भी दे डाली है। वो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो वहां पर अपने शिप्स वगैरह भी खड़े कर दिए थे, वहां पे तैयारियां भी शुरू कर दी थी। सारे और भी कंट्रीज को कहा कि आप सब आएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करवाएं। बावजूद इसके कि पहले मुझे ये भी देखने की वाली बात है कि जेडी वैंस वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि यूएस वापस गए और जिन्होंने इस्लामाबाद से डिपार्ट किया। ईरानियन जो डेलीगेशन था, जो कि उनके स्पीकर गालिबाफ और अब्बास अरागची आए हुए थे उसमें लीड करते हुए, वो बाद में गया। तो मेरे लिए आई थिंक ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि मुज़ाकरात से या नेगोशिएशन से पहले कौन उठ के जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि इन मुज़ाकरात को छोड़ के गए। तो ये भी एक अमेरिका के लिए एक बैड सिग्नल के तौर पर सामने आ रहा है कि दे आर द वंस जिन्होंने सबसे पहले सीज फायर तो खैर चल रहा है, जिन्होंने सबसे पहले इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर से एग्जिट किया, ये डिपार्ट किया। लेकिन द मैटर ऑफ द फैक्ट रिमेन्स, जो ये खबर दी है लॉरी वॉटकिंस ने, कई सारे पाकिस्तानी भी गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी कोशिशें पूरी जारी रखे हुए है। पाकिस्तान मुसलसल तौर पर राब्ते में है और एफर्ट्स डिप्लोमेटिक अभी भी पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं कि कुछ ना कुछ फाइनलाइज हो जाए, किसी न किसी तरह का अग्रीमेंट हो जाए। सीज फायर की जो 2 हफ्ते की मुद्दत थी वो भी चल रही है, और इसका एक और बहुत बड़ा सबूत ये है कि जो ये लॉरी वॉटकिंस कह के गई हैं कि जैरेड कुशनर भी यही हैं, स्टीव विटकॉफ भी यही हैं, सिर्फ जेडी वैंस चले गए हैं। मुझे इस बात का इससे भी एक इसका सिग्नल मिल रहा है कि सीज फायर भी एज वी स्पीक मेंटेन हो रहा है, बावजूद इसके कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि वो लिमिटेड स्ट्राइक्स दोबारा से ईरान के खिलाफ शुरू कर दें, और उनके दिमाग में ये वाली चीज भी पक रही है। लेकिन सीज फायर, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी भी कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स का जो फौरी तौर पर जो उस वक्त फेलियर था और जेडी वैंस का जाना था, फिर ईरानियन डेलीगेशन का भी वापस जाना था, उसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट यकीनन आया हर किसी को। जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं जो कि अमन की, पीस की उम्मीद लगाए बैठे थे इन टॉक से, उन सबको मायूसी हुई, दुनिया भर में वो मायूसी की लहर दौड़ी, और ग्लोबल मार्केट्स ने मंडे आते ही उसके ऊपर रिएक्ट किया। तकरीबन सारी ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुई। इसके बाद जो ऑयल प्राइसेस थी वो भी फौरी तौर पर ऊपर आसमान से बातें करने लग गई, और हर जगह ये एक पैनिक सा मच गया कि अब क्या होने जा रहा है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होगा, अगर ब्लॉक होता है तो ऑयल क्या मजीद महंगा हो जाएगा, होने क्या जा रहा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को थ्रेट किया है कि अब हम उन लोगों को भी, उन शिप्स को भी हम नहीं छोड़ेंगे जो कि ईरान को टोल देके जा रहे हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ी सीरियस धमकी है।
ईरान ने भी इसके ऊपर, खास तौर पर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसके ऊपर बड़ा नेगेटिवली उन्होंने भी एक रिएक्शन दिया है और उन्होंने भी फिर इसका पलट जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा होगा तो जितने जो पोर्ट्स हैं, जो सी पोर्ट्स हैं इस रीजन के, वो सेफ नहीं रहेंगे। मैं इसको खास तौर के लिए दुबई पोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग समझ रही हूं, क्योंकि आपको पता है कि ईरान और यूएई का एक इशू बना हुआ था। इवन जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी तब भी ईरान और यूएई के दरमियान झड़पें जारी थी, कॉन्फ्लिक्ट जारी था और वो सिलसिला चले जा रहा था। और ईरान का असल में, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान को सऊदी अरेबिया से काफी हद तक ईरान की दोस्ती हो गई है, जिसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, किंग फैसल बिन फरहान, वो भी, उनका भी एक राब्ता हुआ है क्राउन प्रिंस फैसल बिन फरहान का विद अब्बास अराक्ची, जो उनके काउंटर पार्ट है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन दोनों का एक राब्ता हुआ इस्लामाबाद टॉक्स के बिल्कुल शुरू होने से एक रोज पहले। और मजे की बात यह है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने भी इस्लामाबाद टॉक्स में, जब इस्लामाबाद टॉक्स चल रही थी तो उस दौरान वो भी इस्लामाबाद आए और उन्होंने भी एक तरह से इन टॉक्स के होते हुए फाइनेंस मिनिस्टर सऊदी अरेबिया का इस्लामाबाद होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल था और इस तरह से इसको देखा गया कि सऊदी अरेबिया की भी बैकिंग इन टॉक्स को हासिल है। अब इसका मतलब ये है कि काफी हद तक जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कुछ आइस मेल्टिंग हो गई है, उनके दरमियान काफी हद तक जो मामलात हैं वो सुलझ चुके हैं, लेकिन जो ईरान और यूएई वाला मामला है वो वहीं का वहीं है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान के हवाले से भी है, क्योंकि पाकिस्तान से आपको पता है कि यूएई के जो पैसे पाकिस्तानी यहां पर उनके फॉरेन डिपॉजिट्स में, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पाकिस्तान के पड़े हुए थे, वो पाकिस्तान से वापस मांगे यूएई ने, और पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा किया कि उन्होंने फौरन यूएई को वो पैसे लौटाए। हमारे सोर्सेज कहते हैं कि इसका काफी हद तक ताल्लुक उन मुज़ाकरात से हैं जो कि रियाद में सारी ये जो कंट्रीज थी ये बैठी थी और ईरान की जो रिटेलिएटरी एक्शन था उसके ऊपर सारी इन कंट्रीज ने बैठकर बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि ईरान का जो रिटेलिएटरी एक्शन है उसको सारे मुल्क कंडेम करें और जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी उसकी पार्टिसिपेंट थी। हमारे सोर्सेज कहते हैं वहां से बेसिकली कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि यूएई चाहता था कि उस पूरे उस रियाद से जो डिक्लेरेशन आया था या जो स्टेटमेंट आया था, ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट जो था, उसमें से यूएई कुछ चीजें उसमें से निकलवाना चाह रहा था। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। दैट वाज रिगार्डिंग इजराइल। ये दरअसल हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं कि असल वजह थी कि जिस वजह से यूएई और पाकिस्तान के दरमियान में कुछ हद तक कुछ टेंशन शुरू हुई। एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड यूएई को फिर भी पाकिस्तान के जितने भी जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में लोग बैठे हैं बड़े पॉजिटिव निगाह से देखते हैं। हर कोई ये कहता है कि यूएई अभी भी हमारा बड़ा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और इस तरह की छोटी मोटी चीजें इख्तिलाफात और डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो हमारी बहुत सालों पुरानी जो दोस्ती है यूएई से वो खराब हो गई है। मुझे कई इंपॉर्टेंट लोगों से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये बात सुनने में मिली, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है। बहरहाल पाकिस्तान ने यूएई को वो पैसे वापस कर दिए और एक बात जरूर हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान स्टिल कंसिडर्स यूएई अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड अ वेरी गुड इस्लामिक फ्रेंड, जो एक यूएई की दोस्ती कराने में ईरान के साथ पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा था, उस रोल से बहरहाल एक पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा साइडलाइन अपने आप को कर लिया है और यूएई भी एज सच पाकिस्तान को से बहुत ज्यादा कोई हेल्प या मदद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यूएई को किसी तरह की हेल्प की जाए पाकिस्तान की तरफ से आफ्टर दिस डेट रिटायरमेंट। जो ये पैसे रखवाए गए थे जब से कि पाकिस्तान ने वापस किए यूएई को, यूएई ने भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो पाकिस्तान से रखना बंद कर दी है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से यूएई और ईरान के दरमियान सुलह नहीं हो पा रही। और फिर उनका अपना भी जो एक मामला चल रहा है ईरान के साथ, जो अटैक्स वगैरह थे इन दोनों के दरमियान होते रहे, बिल्कुल इस्लामाबाद टॉक से बिल्कुल एक रात पहले भी ये चीजें चलती रही, ये टेंशंस बनी रही यूएई और ईरान के दरमियान में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट मुझे ये इसलिए, ये जो ईरान ने धमकी दी है और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो स्टेटमेंट है कि हम इस इलाके के सी पोर्ट्स को नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे इस वजह से, ड्यू टू दिस बैकग्राउंड दैट आई टोल्ड यू, मुझे इस वजह से ये दुबई पोर्ट के लिए ज्यादा ट्रबलिंग स्टेटमेंट लगती है। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए। देखिए, ईरान ने कभी पहल नहीं की है कॉन्फ्लिक्ट की, ये हम लोग देखते आए हैं। खास तौर पर जो ये एक महीने से ज्यादा ये जो वॉर चल रही है, इसको एक महीने से ज्यादा का तकरीबन टाइम हो गया है। इस दौरान भी हमने देखा कि ईरान ने कभी पहल नहीं की। हाँ, ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन किया,
कई दफा हमने खुलकर कहा कि ईरान का जो रिटेलिएटरी एक्शन था उन्होंने उन मुल्कों पर भी कर डाला जिनका इस पूरे जंग में कोई अमल दखल नहीं था डायरेक्टली, जैसे गल्फ कंट्रीज हो गए। तो खैर ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन जरूर किया, बट दे वर नेवर द वंस टू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट। हुर्मुज पे भी जो ईरान का पैटर्न पुराना देखते हुए हमें बात समझ आ रही है वो यही है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी तरह से, या जो यूएस नेवी है उन्होंने अगर किसी तरह की कन्फ्रंटेशन की ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे, तो यकीनन ईरान जो है वो रिएक्ट करेगा। और ईरान की तरफ से जो रिएक्शन है वो आपने सुन ही लिया है, जो उनकी तरफ से वार्निंग आई है या धमकी आई है उसमें हमने सुन लिया है कि वो क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे और आप किस चीज से जो है वो बच के रहें। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहल जो है ईरान नहीं करेगा और ईरान को उकसाया ना जाए, ये भी बड़ा जरूरी है। एनीवे द पॉइंट इज दिस कि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे जो एक्शन जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हर मुल्क आए और यहां पर एक्शन करे, उनका कोई साथ अभी भी नहीं दे रहा, बल्कि पोप लियो से एक नया मसला बन पड़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि अब ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की भी बेहुरमती की है, उनकी भी डिसरिस्पेक्ट कर दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। फिर एक और उनके खिलाफ जो चार्जशीट पेश की जा रही थी वो ये थी कि आपको पता है ईस्टर के मौके पे एक्चुअली उन्होंने ईरान को सबसे पहली धमकी दी थी और उनको थ्रेट किया था कि हम ब्रिजेस उड़ा देंगे, हम आपके पावर स्टेशन उड़ा देंगे, हम सिविलियन आपकी आबादी पर हमला करेंगे। फिर उसके बाद कहा कि हम पूरी की पूरी आपकी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे। इस बात को भी बड़ा नेगेटिवली जो होली सर्कल्स हैं जो कि क्रिश्चियनिटी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इस बात को बड़ा नेगेटिवली देखा, बिकॉज ईस्टर इज सपोज टू बी एन इवेंट एंड अ फेस्टिवल ऑफ पीस, और उस पीस वाले त्यौहार को जो है ऐसे देखा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकियों की नजर कर दिया और उन्होंने बाकायदा सिविलियन पॉपुलेशन को लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकियां दी। इस वजह से भी एक बड़ी नेगेटिव किस्म की रैपो प्रेसिडेंट ट्रंप की बन गई है अपने मुल्क में, अमेरिका के अपने कई सारे मजहबी रहनुमाओं के साथ। पोप लियो उसमें बड़ा खुल कर सामने आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी रिसेंटली ट्वीट भी कर डाला और उन्होंने पोप लियो को खबरदार किया है कि आप पोप बने, आप पॉलिटिशियन ना बने। फिर साथ साथ उनको ओबामा के साथ भी ताल्लुकात और किसी तरह के कनेक्शंस होने का जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये भी उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि आप ओबामा, जाहिर है वो आर्च राइवल हैं सारे डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट ट्रंप के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, तो उन्होंने तो पोप लियो पे ये भी एक बड़ा संगीन इल्जाम लगा दिया है कि आप मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ और मेरे राइवल्स के साथ भी आप मिले हुए हैं। ये बड़ा एक संगीन इल्जाम है। फिर उन्होंने जो अपने मुल्क में जो लिबरल सोच रखने वाले या जो लेफ्ट विंग जिसे कहते हैं उस पे भी उन्होंने बड़ी तनकीद की कि लेफ्ट विंग वाले जो हैं वो मेरी सोच से इत्तेफाक नहीं कर रहे, और उनको उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप मेरी मुखालफत करना और मुझ पर क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो एक प्रेसिडेंट ट्रंप पॉलिटिकली स्पीकिंग तो वैसे ही मुश्किल में थे अपने मुल्क में, मिड टर्म इलेक्शंस उनके सर पे हैं और उनके लिए रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही, लेकिन अब अपने मुल्क में जो इवन जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके भी साथ एक बैड बुक्स में आ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनके साथ डायरेक्ट एक लड़ाइयां करना शुरू हो गए। पोप लियो ने भी फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट का जवाब दिया, उनके पोस्ट का जवाब दिया जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा और मैं मुसलसल तौर पर जहां मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं और जीसस की डिसरिस्पेक्ट वाला मामला है वहां पर आई विल कंटिन्यू टू वॉइस माई डिसेंट। पोप लियो ने भी कह दिया कि वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं, वो किसी भी तरह की धमकी से और आपके क्रिटिसिज्म से डरने वाले नहीं है, बल्कि वो आपके खिलाफ ये वाली बातें करते रहेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में फंस चुके हैं। नेटो मुल्क उनका साथ नहीं दे रहे, उसके ऊपर भी वो बहुत नाराज हैं। उन्होंने कई दफा ये स्टेटमेंट दी है, अभी दोबारा भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम नेटो कंट्रीज को जो है वो देखेंगे कि वो उनके साथ हमने रहना है या नहीं रहना, और इस हद तक उन्होंने बात एक मरतबा की कि नेटो कंट्रीज को किसी तरह की कोई पनिश करने की भी जो है चीज प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में है। इकोनॉमिकली स्पीकिंग प्रेसिडेंट ट्रंप फंस चुके हैं, उनके एलाइज भी उनसे खुश नहीं है, खासतौर पर उनके गल्फ कंट्रीज वाले एलाइज, वो सारे भी परेशान हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें किस मुश्किल में धकेल दिया है। सो आई थिंक वॉर खत्म करना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ज्यादा जरूरी है और यूएसए के लिए ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू ईरान, क्योंकि ईरान ऑन द अदर हैंड उनकी तो लीडरशिप के तकरीबन तमाम ही जो लोग हैं वो मारे गए हैं और उन्होंने अपनी तकरीबन सारी लीडरशिप खो दी है। बल्कि मुझे ये बताया भी, अभी हम सब ने वो स्टैट देखी है, इट इज अ वेरी शॉकिंग एंड अ वेरी सैड स्टेटिस्टिक कि 3000 तकरीबन कहते हैं कि ईरान में जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से। उनकी जो शिनाख्त वगैरह का मामला है, उनकी जो रिकॉग्नाइज करने का उनको मामला है, वो भी उनकी गवर्नमेंट ने पूरा कर लिया है। तो दे हैव काइंड ऑफ नथिंग टू लूज। उन्होंने अपनी लीडरशिप भी खो दी है,
अपने पब्लिक में भी उनके 3,000 लोग उनके शहीद हो गए। और उसके बावजूद आप देखें कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें कहा कि मैं ब्रिजेस उड़ा दूंगा, तो ब्रिजेस पे वो सारे एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए, हाथ में हाथ थामे सारे जो पब्लिक थी ईरान की वो ब्रिजेस पर निकल आई और एक तरह से वापस पलट के उन्होंने धमकाया और ललकारा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ आए आप आके हम पे अटैक करें, हम यहीं खड़े हैं, हम अपने घरों में छुपकर नहीं बैठे। सो दैट इज अ कंट्री विच हैज नथिंग टू लूज। ये बात मुझे लगता है यूएस को रियलाइज करनी पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मामले पे भी उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि हम जब चाहें हम दुनिया की जो ऑयल सप्लाईज हैं 20% तक हम चोक कर सकते हैं और पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक बहुत बड़े जो है वो वर्लपूल में जा सकती है, बहुत बड़े एक भंवर में फंस सकती है इकोनॉमिक। और ये जो चाबी है दुनिया के इकोनॉमिक भंवर में उनको डालने की, ये जो चाबी है ये हमारे पास है, बिकॉज वी हैव द कंट्रोल ऑफ हुर्मुज। ये बात भी ईरान ने रियलाइज कर ली है। तो ईरान तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो है इस जंग के दौरान डिस्कवर कर ली है जिसका शायद उनको खुद भी नहीं पता था कि हमारे पास ये भी एक सुपर पावर है और हम इसको जब भी चाहें वो यूज कर सकते हैं। सो आई से दैट अगेन, अच्छी बात यह है कि सीज फायर अभी भी चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि चलता रहे। और पाकिस्तान की जो मैंने आपको एफर्ट्स की बात बताई है उसको भी लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान बड़ी सीरियस एफर्ट्स कर रहा है। और अगर ये लॉरी वॉटकिंस की मेरे प्रोग्राम में दी हुई खबर सच है तो आई थिंक ये जो खबर है इटसेल्फ ये भी इस बात की ही एक इशारा करती है दैट अ लॉट इज गोइंग ऑन नाउ बट बिहाइंड द सीन्स।